दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में आपका ये करंट क्विज घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित की गई है और ये बहुत ही लेटेस्ट आपकी बुक है। तो दोस्तों ये समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न कोश दिए गए हैं जो कि पूरे 1 वर्ष के हैं। अब इसकी अगर खासियत की बात की जाए तो ये आपका वार्षिक संकलन है और इसका जो आपका टाइमिंग है ये 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक का अद्यतन है, यानी एकदम लेटेस्ट है। और ये आपके ARO सहित अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं जो हाल ही में परीक्षाएं आने वाली हैं और उसमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस पुस्तक की खासियत यह है, इसके अंतर्गत आपके जो रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको भी समाहित किया गया है। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट हमारा है ये राष्ट्रीय परिदृश्य है। इसमें दोस्तों अगर इंक्लूड की बात की जाए तो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य इंक्लूड किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इंक्लूड किया गया है, आर्थिक परिदृश्य है, विज्ञान पर्यावरण और रक्षा परिदृश्य है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, योजना परियोजना से संबंधित प्रश्न और सम्मेलन समारोह से प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ वर्ष दिवस सप्ताह भी दिया गया है और विविध प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और खेल से भी प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो ये पूरी एक अपने आप में बुक है और जिन भाइयों को परचेज करनी हो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहले राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये है आपका 15 जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को किस्त जारी की है। तो ये दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये दोस्तों कब जारी की गई है, तो ये आपका 15 जनवरी 2024 को जारी की गई है और ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी की गई है। और ये किसके अंतर्गत है, तो ये पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत पहली किस्त है और इसकी धनराशि जो है वो 1 लाख रुपए की है, ये ध्यान रखना है। फिर है इससे रिलेटेड जो जीके प्रश्न दिए गए हैं वो भी समाहित किए गए हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस आपका 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमज़ोर हैं जनजातीय समूह में पीबीजीटी के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए और पीएम जनमन की शुरुआत की गई थी और लगभग दोस्तों 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। अब चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो ये पीबीजीटी घरों और बस्तियों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और साथ ही साथ स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी आपका 3 पॉइंट में दिया गया है। पहला पॉइंट है 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए, तो हाँ प्रदान किए। दूसरा, इस बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया, ये भी सही है। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 2 शीर्ष पुरस्कार जीते हैं, तो आपका ये भी सही है। अर्थात तीनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। तो अब ये कहता है कि कौन सा सही है, तो आपका उपरोक्त सभी डी वाला सही है। क्या है, डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण से जो रिलेटेड आपके सॉल्यूशन दिए गए हैं और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। और कहाँ दिया गया, तो यह कहाँ का है, तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। और दोस्तों प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इस प्रकार से हैं। अब तथ्यों की अगर बात करें तो आपका यह है, राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 5 रैंकिंग है। रैंकिंग में 5 कौन है, पहला इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात का, यानी एमपी और गुजरात में एक एक शहर जो इंदौर और सूरत हैं। नवी मुंबई आपका महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। भोपाल मध्य प्रदेश आपका, ये मध्य प्रदेश यानी भोपाल शहर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी 5वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी पर 3 शीर्ष शहर हैं, कौन कौन है। एक है सासवड़ जो महाराष्ट्र का है, दूसरा है पाटन गुजरात का, तीसरा है लोनावाला महाराष्ट्र का और 3 जो राज्य शीर्ष हैं, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। अभी तक तो इस शहरों की बात की गई थी, उसके बाद ये प्रदेशों की बात करें तो प्रदेशों में पहला महाराष्ट्र, दूसरा
मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता नगर इस प्रकार से हैं। पहला आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश है, दूसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिजनौर उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर देखा जाए तो पहला वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर है। चलिए अब शीर्ष सबसे स्वच्छ छावनी में आपका कौन कौन सा है, तो ये है पहला मऊ कैंट है, फिर देवलाली कैंट है, फिर अहमदाबाद कैंट है। अब दोस्तों अगर बात करें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का जो केवल एक शहर नोएडा है, ये 14वां स्थान पर है। और इस श्रेणी में गाजियाबाद 38वें स्थान पर है, अलीगढ़ को 40वां स्थान मिला है, वाराणसी 41वें स्थान पर है, लखनऊ 44वें स्थान पर है, फिरोजाबाद 52वां स्थान है और प्रयागराज 71वां स्थान इन सबको मिला है। अब दोस्तों चंडीगढ़ में सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो आपकी स्टैटिक जीके बनते हैं वो भी दिया गया है, देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था और इस मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच न करने की प्रथा अस्थायी रहे, कोई भी वंचित न रह जाए और ठोस तरल कचरा प्रबंधन सुविधाएं भी सुलभ हों, तो मिशन अब अगले चरण यानी ODF+ की ओर अग्रसर है। ODF का पूरा नाम होता है, तो दोस्तों ODF का फुल फॉर्म जो होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त इसका जो है पूरा नाम है ओपन डिफिकेशन फ्री। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका है वर्ष 2024-25 तक ODF+ की दिशा में बढ़ते हुए तेलंगाना राज्य ने 100% ODF+ का लक्ष्य हासिल कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यह है 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो ये दोस्तों पहले आपका ये प्रश्न बना है, तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका इमैनुएल मैक्रो। इमैनुएल मैक्रो जो हैं ये आपके गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये कौन है, तो ये दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और ये चर्चा में क्यों है, तो 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में ये 2024 के मुख्य अतिथि थे। अब वो समय बीत गया तो थे। और गौरतलब है कि इस वर्ष भारत फ्रांस अपनी राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी के साथ साथ वे 6ठे फ्रांसीसी नेता बन जाएंगे जिन्हें भारत ने यह सम्मान प्रदान किया। अब 9 जनवरी 2024 को आपका गैब्रियल एटल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है और वे फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया गया है, कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका आता है दिसंबर 2023 में भारत काउंसिल रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया। दूसरा है भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है और भारत ने समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है जो कि 51.25% तक पहुंच गया है। अब ये विचार करना है। इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो पॉइंट सही होता है ये आपका पहला सही होता है, दूसरा सही होता है और ये तीसरा भी सही होता है। तो 1, 2, 3 अर्थात ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है भारत कौशल रिपोर्ट 2024। ये जारी किया गया, तो कब जारी किया, दिसंबर 2023 में। किसके द्वारा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से ये प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी यानी हुई वाक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। विशेष रूप से देखा जाए तो ये आपका कोची तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच ये आपका काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे हैं। थीम इसकी क्या रही है, तो दोस्तों थीम की बात करें तो ये कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर आपका AI का प्रभाव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये दोस्तों सूरत में आयोजित किया गया जो कि गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके डिटेल्स की बात करें तो आपका 12वां दिव्य कला मेला 2023 आयोजित किया गया। तो कब किया गया? 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 के मध्य ये चला है। सूरत गुजरात में चला है। और ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। दोस्तों ये दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। अब ये इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ये कहता है कि ये 22 से 28 दिसंबर 2023 के मध्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा? तो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और इस समारोह में प्रदर्शन करने वाला लगभग 130 तबला वादकों ने सबसे बड़ा तबला समूह का खिताब हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ अपना नाम दर्ज कराया। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई। अब दोस्तों इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को भी प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। अब इससे रिलेटेड जो आपके जीके दिए गए हैं उनसे देख लेते हैं क्या है। तानसेन के बारे में कुछ दिया है। इनके बचपन का नाम राम तनु पांडे था, ये ध्यान रखना है। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से तानसेन भी एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में आपका लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध आवाजाही हेतु नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी NTPS वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन में हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। तो शुभारंभ कब हुआ है? ये 29 दिसंबर 2023 को हुआ है। शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। इसे शुरू किया गया है तो देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज की निर्बाध जो है आवाजाही हेतु और NTPS की परिकल्पना की गई है। तो वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। ये कहता है 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की संख्या कितनी रह गई है? तो ये आपका कुल दोस्तों 46 रह गई है। 46 रह गई है, ध्यान रखना है। अब चलिए दोनों के मध्य हुए जो समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की गई है। कब की गई है? 27 दिसंबर 2023 को। और ये समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षरित हुआ 7 नवंबर 2023 को हुआ है। इस समझौते में शामिल कौन है? तो प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इस समझौते से प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की संख्या 46 हो गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में किया गया है। कुरुक्षेत्र ध्यान रखना है। तो कब किया गया है दोस्तों? तो ये 7 से 24 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। और 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने 17-18 दिसंबर को 2023 के मध्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को भी संबोधित किया है। इस संगोष्ठी का विषय था तो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इस संगोष्ठी का विषय जो था दोस्तों ये था वसुधैव कुटुंबकम और श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय माल एवं सेवा कर वित्तीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाता है ये विधेयक 20 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। बी ऑप्शन कहता है ये विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। सी ऑप्शन आपका कहता है ये विधेयक में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 करने का प्रावधान है। और डी ऑप्शन आपका कहता है कि न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसकी डिटेल्स को देखते हैं तो ये आपका दिया गया है। केंद्रीय वस्तु और सेवाकरण द्वितीय संशोधन आपका दिया है, लोकसभा द्वारा पारित हुआ है 19 दिसंबर 2023 को, राज्यसभा द्वारा पारित हुआ है 20 दिसंबर 2023 को, एक दिन बाद। और ये विधेयक संशोधन करता है तो केंद्रीय वस्तु और सेवाकर अधिनियम 2017 को करता है। प्रावधान क्या रहे हैं तो ये अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा जो है 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा घटाकर यानी बढ़ाकर 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का है। पहला पॉइंट आता है न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु आपका 50 वर्ष है और न्यायिक सदस्य के लिए अधिवक्ताओं का जो अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य है। इससे रिलेटेड जीके जो दिया है, वस्तु और सेवा कर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया था और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं का जो है आधारशिला रखा है या राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ये रखी गई है यहाँ। अब आता है इसका डिटेल देखते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई और राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की लागत 19,150 करोड़ रुपए से अधिक है। आधारशिला आपकी रखी और राष्ट्र को समर्पित किया तो 18 दिसंबर 2023 को और उद्घाटन किया तो 10,900 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और उद्घाटित अन्य जो परियोजनाएं रेल परियोजनाएं हैं, बलिया है, गाजीपुर है, सिटी रेल लाइन है दोहरीकरण परियोजना में और इंदिरा दोहरी घाट रेल लाइन आमाम परिवर्तन योजना सहित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। रवाना किया तो ये आपका वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोहरी घाट मऊ और मेमू ट्रेन जो 2 अन्य लॉन्ग हाल मालगाड़ियाँ हैं, हरी झंडी दिखाई किसको किसको तो बनारस लोकोमोटिव वर्ष द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को। आधारशिला रखी तो ये 6500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखी। चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की और लागत इसकी 400 करोड़ रुपए है। मिर्जापुर में नींव रखी तो ये पेट्रोलियम तेल टर्मिनल के निर्माण की लागत 150 करोड़ रुपए से अधिक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो सूरत डायमंड बोर्ड ने संबंध विकल्प में कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाता है ये कह रहा है 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। गलत हो जाएगा, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र है। गलत है तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसका निर्माण लार्सन एंड टोब्रो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो यह सूरत गुजरात में है निर्मित और इसका 17 दिसंबर 2023 को उद्घाटन हुआ है। उद्घाटनकर्ता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब दोस्तों ये स्कीम आपकी क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा सबसे आधुनिक केंद्र है। ये होगा कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का भी एक वैश्विक केंद्र है। इसी दिन प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल लोकार्पण भी किया है और अब सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी मिल गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका आता है 15 दिसंबर 2023 को भाजपा नेता भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो सही है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ये आपका गलत हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा बने हैं। चलिए अब देखते हैं भजन लाल शर्मा के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये चर्चा में क्यों है। तो ये दोस्तों 15 सितंबर 2023 को ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वो राज्य के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस पद पर उन्होंने कांग्रेस के अशोक गहलोत का स्थान लिया है। पहले एक कांग्रेस के नेता जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनसे उनका स्थान लिया है, उनका नाम है अशोक गहलोत। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ ही भाजपा नेता प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है।
इसी प्रकार ये आपके डिटेल्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद इसके उत्तर आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कमजोर और वंचित वर्गों, सामाजिक जातियों के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है, संशोधन करता है? तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा, ये धारा 2 संशोधन करता है। धारा 2 संशोधन करता है। ये PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। ये केवल प्रश्नों को कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। दिसंबर 2023 में 27वां आपका विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति का गठन किया गया है? तो ये दोस्तों आपका अनिश दयाल सिंह हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कथन दिया है पहला, 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा कहता है कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो ये गलत हो जाएगा। और ये आपका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये बताना है। तो पहला आपका सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब ये डिटेल आपको देख लेना है। डिटेल के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और PDF प्राप्त करके पढ़ लेना है। तो अब प्रश्नों को ही केवल करते हैं क्योंकि ये आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। यह निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इस प्रकार के भी निम्न कथनों पर विचार करने वाला प्रश्न दिया गया है। कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे। तो ये 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। पहला आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों कहता है कि कथनों पर विचार करने वाला ये भी है। पहला है, 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दूसरा है, राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो आपका ये वाला सही हो जाता है, 2 वाला गलत हो जाता है। यानी कि पहला आपका ये सही हो जाएगा और दूसरा ये फागू चौहान गलत हो जाएगा। चलिए फिर इसके डिटेल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो ये दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव के बारे में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उज्जैन दक्षिण से विधानसभा सदस्य हैं। चर्चा में क्यों है? तो 13 दिसंबर 2023 को ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अब राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, जबकि प्रश्न में आपका फागू चौहान के बारे में दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा। ये याद रखना, मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। स्थान किसका लिया है? तो शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है। और इनके साथ ही भाजपा नेता जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को भी उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई है। 3 दिसंबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपचुनाव परिणाम हुए, जिसमें 230 सदस्यीय विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP सर्वाधिक 163 सीटें जीती। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC ये पार्टी 66 सीटें और भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट प्राप्त हुई इनको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2023 में संसद पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें में पदावधि अधिनियम 2023 में किस अधिनियम का स्थान लिया है? किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो ये आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग आयुक्तों की सेवा शर्तों में कार्य का संचालन अधिनियम 1991 हो जाएगा। अब इसका डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यसभा द्वारा पारित है 12 दिसंबर 2023 है, लोकसभा द्वारा पारित 21 दिसंबर 2023 और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त इनको 29 दिसंबर 2023। इस अधिनियम के स्थान लिया है तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन के अधिनियम 1991 से है। और अधिनियम में प्रावधान किया है, तो प्रावधान की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वेतन पद से हटाए जाने जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई है। अब ये चयन समिति में शामिल है तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पहला दिया है, 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया है। दूसरा पॉइंट आता है, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ पहल का उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। तो ये दोस्तों इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो सी वाला आपका दोनों हो जाता है, पहला और पहला और दूसरा आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिटेल से चर्चा करते हैं। तो ये आपका 11 दिसंबर 2023 को लागू हुआ, किसके द्वारा? ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और अभियान का उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवा वर्ग को एकजुट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में आयोजित पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का उद्घाटन किया गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र में परिचय के रूप में कार्य करेगा। तो ये दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। पहला आपका ये सही होता है। तो पहले के अगर क्रम में देखा जाए तो आपका केवल फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेना। तो पहला आपका पॉइंट है, 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में आयोजित पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का उद्घाटन किया गया। दूसरा कहता है कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा। तो ये दोनों आपके सही हो जाते हैं, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो उद्घाटन कब हुआ है दोस्तों? 8 दिसंबर 2023 को। आयोजित कब हुआ है? 9 से 15 दिसंबर 2023 के मध्य। कहाँ? दिल्ली के लाल किले में। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। उद्देश्य इसका क्या था? तो दोस्तों इस उद्देश्य की बात करें तो ये भारतीय कला, वास्तुकला, डिजाइन बिनाले दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये दोस्तों है, 7 दिसंबर 2023 को किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो आपके ए रेवंत रेड्डी ने किया है। ए रेवंत रेड्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए रेवंत रेड्डी के बारे में थोड़ा विस्तार से दिया गया है। ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। चर्चा में क्यों है? तो ये 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल ये तमिलिसाई सुंदर राजन ने उन्हें शपथ दिलाई है। वो तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने और इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने ली है। चलिए अब स्टैटिक जीके देख लेते हैं इससे संबंधित। तो भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणाम जारी किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक 64 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद में राज्य समिति 39 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें और AIM जो है 7 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। 15 नंबर कहता है कि 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितने किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों आपका 90 सीटें इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब की दी गई? तो 6 दिसंबर 2023 को दी गई। और ये अधिनियम संशोधन करता है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है और मौजूदा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान है। जम्मू के क्षेत्र के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 37 से बढ़ाकर 43 करने का प्रस्ताव है और कश्मीर क्षेत्र के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 46 से बढ़ाकर 47 करने का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है, दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है
इस रैंकिंग को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है, रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसके आगे के प्रश्नों में देख लेते हैं। तो इसमें सही कौन है, तो आपका ये वाला, केवल ये वाला सही है। केवल ये वाला कहने का मतलब आपका जो हो जाएगा पहला, अर्थात इस रैंकिंग में नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है, तो यही वाला सही हो जाता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो ये कब हुआ, तो जो 7 दिसंबर 2023 को, और नीति आयोग ने इस रैंकिंग में देश में 329 आकांक्षी जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों की भागीदारी हुई। इस रैंकिंग में तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद में तिरयानी ब्लॉक में पहला स्थान मिला है, और जबकि दूसरा स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में 2 ब्लॉकों की रैंकिंग दी गई है। जोन 1 में, जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल हैं, और पहले दूसरे स्थान पर क्रमशः उमरी ब्लॉक है, पश्चिम करबी तेलंगाना असम, और ये नपोगा ब्लॉक और सतवल मिजोरम रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत डिटेल से दिया गया है, इसको PDF आपको मिल जाएगा, आप देख लेना है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 दिसंबर 2023 को गुजरात की गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ये इस सूची में शामिल भारत की किस क्रम में सांस्कृतिक धरोहर है, तो दोस्तों ये 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है, याद रखना है 15वीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गरबा नृत्य से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो ये संबंधित किससे है, गुजरात से संबंधित है। यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल 6 दिसंबर 2023 को किया गया है, और कसाने ओसवाना में आयोजित 18वें सत्र के दौरान 5 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित हुआ है। गरबा नृत्य शैली यूनेस्को की सूची में शामिल है, और भारत कब शामिल है, तो भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर ही है। और विशेष तथ्य के रूप में ये दिया है, तो वर्ष 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इन सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ। और दूसरा कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये आपका सही हो जाता है, पहला आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है आयोजित हुआ है, तो ये 1 दिसंबर 2023 को हुआ है, और तिरुवनंतपुर केरल में हुआ है। मुख्य विषय इसका क्या है, तो इसका मुख्य विषय है एमरिंग चैलेंजेज इन हेल्थ केयर एंड रेगुरेंट आयुर्वेदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्घाटन किसने किया, तो ये उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, विचार करने वाला फिर है। 4 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली के आपके माकेसा सेंटर में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में संगठन आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX का आयोजन किया गया है। दूसरा कहता है, ये अभ्यास लैंगिक समावेशिता में प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला और अन्य कर्मियों यानी सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु भारतीय सेना का एक पहल है। तो ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, दोनों सही है, दोनों सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, आसियान महिला सांस्कृतिक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन ये कब हुआ, तो 4 से 8 दिसंबर के मध्य में हुआ। नई दिल्ली के आपके मानेकशा सेंटर में हुआ। और किसके द्वारा हुआ, तो ये भारतीय सेना द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य क्या रहा है, लैंगिक समावेशिता और प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करने का है। अगला क्वेश्चन है, विचार करना है ये भी। तो 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत किया गया। दूसरा कहता है, NCRB रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के केस मामलों के शीर्ष स्थान पर है। तीसरा कहता है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित शहरी सूची में प्रथम स्थान पर है। अब ये आपका सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया, तो 3 दिसंबर 2023 को किया गया। और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में देखें, तो वर्ष 2022 में ये बलात्कार, गैंगरेप के साथ हत्या के 62 पंजीकृत मामलों के साथ सूची शीर्ष पर है। दहेज के संदर्भ में 2022 में 2138 मामलों के साथ यूपी शीर्ष पर है। नेक्स्ट आता है SC ST के खिलाफ अपराध, यहाँ भी
15,368 मामलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है। और ये आपका डिटेल्स इस प्रकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2023 में कितने ग्लोबल ग्रीन आपकी क्रेडिट पहल की शुरुआत की है? तो पहला आपका नरेंद्र मोदी ने की है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये दोस्तों कब किया गया है? तो 1 दिसंबर 2023 को किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और 30 नवंबर से सितंबर यानी 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई UAE में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि COP28 में है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इस पहल के तहत बंजर भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा और इस कार्य का जिम्मा कोई व्यक्ति, समुदाय या निजी संगठन संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि वर्ष नवंबर 2023 में इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BR लथिम्बिका ने किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और ये चर्चा में क्यों हैं? तो नवंबर 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान पाने वाली इसरो की दूसरी वैज्ञानिक हैं। और इससे पूर्व एक सम्मान इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार वर्ष 2019 में प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों एम्स देवघर में किया है। एम्स देवघर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकार्पण हुआ है 30 नवंबर 2023 को। एम्स देवघर झारखंड में है और लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम है। शुभारंभ किया गया वो प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देता है, प्रधानमंत्री जनजातीय, आदिवासी और महान्याय ध्यान के संबंध में विकल्प में कौन सा तत्व सही नहीं है? तो दोस्तों आपका डी विकल्प सही नहीं है। कुल मंजूर की गई परिव्यय राशि में केंद्रांश 12,436 करोड़ रुपए होगा, ये सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मंजूरी कब दी गई है? 29 नवंबर 2023 को। मंजूरी प्रदाता केंद्रीय मंत्रिमंडल है। मंजूर की गई कुल परिव्यय राशि है वो 24,104 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्रांश 15,336 करोड़ रुपए और राज्यांश आपका 8,768 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया जाएगा तो 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर। उद्देश्य इसका क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु और इस मिशन के तहत प्रदान किया जाएगा। PBTG परिवारों में बस्तियों, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तक ये बेहतर पहुंच, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, अस्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि है ये अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना, जो कि DAPST दोस्तों DAPST के तहत 15,000 करोड़ रुपए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पणजी गोवा में आयोजित हुआ। इसमें संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा फारसी फिल्म आपका एंडलेस बॉर्डर्स को सर्वप्रथम फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कब किया गया है? तो ये आपका 20 से 28 नवंबर 2023 कहाँ? गोवा पणजी में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा को संयुक्त रूप से किया गया है। अब इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1952 में। महोत्सव में ओपनिंग फिल्म है, इसका नाम है कैटिंग डस्ट, और महोत्सव की समापन फिल्म है फीदरवेट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको PDF दे दिया जाएगा, आप डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस वर्ष मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड थी
और महाराष्ट्र और तेलंगाना इस मेले के सहयोगी राज्य थे। तो ये आपका उपरोक्त सभी सही हो जाए, ये आपका पहला और दूसरा सही हो जाता है। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ए और ए, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों है 14-27 नवंबर 2023। और कहाँ है प्रगति मैदान, नई दिल्ली। किसके द्वारा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन। और इसकी मुख्य थीम क्या है, विषय क्या है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड है। मेले का सहयोगी राज्य कौन है, बिहार और केरल है। और मेले में फोकस यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। समापन समारोह में विभिन्न वर्गों, कई मंडपों और राज्यों के कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में उड़ीसा के स्वर्ण पदक जीता है, जबकि असम को रजत पदक और राजस्थान को कांस्य पदक प्रदान किया गया है। और राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है। इसी वर्ग में आपका त्रिपुरा ने रजत पदक और आंध्र प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत नार्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका दिया है, ये आपका इस गोष्ठी का यह दूसरा संस्करण था। और नार्डिक बाल्टिक समूह के वो 8 देश शामिल हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यह है कब किया गया है, तो 22 से 23 नवंबर 2023 को। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। और किसने किया, तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ ने। किसके सहयोग से, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। संस्करण कौन सा, दूसरा था। इसी प्रकार भारत और आपके नार्डिक बाल्टिक 8 देशों के बीच सहयोग प्रोत्साहन करना है। और ये नवंबर 2020 में प्रथम भारत नार्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी आयोजित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ रिलेटेड आपके प्रश्न दिए गए हैं, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका पहला दिया है, 21-22 नवंबर 2023 के मध्य सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और सम्मेलन का विषय है मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। नेक्स्ट है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी केवल दो वाला सही हो जाता है। तो 2 वाला आपका है, सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवंबर 2023 में एशिया में प्रशांत के लिए आपका WH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कब हुआ और कब मनाया गया है। तो 13 से 16 नवंबर को। कहाँ, नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किए हैं। और ये दोस्तों किसके द्वारा, तो ये आपका पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के द्वारा। अब WOAH के बारे में कुछ दिया है, तो ये आपका पशु स्वास्थ्य संबंधित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1924 में हुई, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 10 नवंबर 2023 को 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ। दूसरा कहता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल दो का मतलब आपका रक्षा मंत्री ने ये प्रतिनिधिमंडल किया, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कब किया गया, तो ये आपका 10 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में, ये आपको देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पहला आपका जो दिया गया है सेंटेंस, ये है 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संगठन हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानमंडल में पारित कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। दूसरा कहता है, प्रस्तावित विधेयक प्राधिकरण में सक्षमता पूर्वक एवं निर्बाध संचालन एवं उनकी शक्तियाँ और कार्यनिधि का गठन, परिसंपत्तियों और देनदारियों में हस्तांतरण, शुल्कों पर और प्रभारों का आपका उद्ग्रहण और संग्रहण एवं बजट आदि जो है उपबंधों का समुचित प्रावधान किया गया है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स आपको PDF में पढ़ लेना है। चलिए प्रश्नों को केवल कर लेते हैं
प्रश्नों को ही कर लेते हैं, उसके बाद में PDF आपको भेज दिया जाएगा। प्रश्न अगला है, नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित विधानसभा पदों में सेवाओं की रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन विधेयक, इन जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान है? तो दोस्तों ये आपका 65% करने का प्रावधान है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अब इसको आपको देख लेना है, प्रश्न प्रश्न केवल करते हैं। तो ये आपका 8 नवंबर 2023 को ललदुहोमा ने किस राज्य में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये मिजोरम राज्य हो जाएगा, मिजोरम राज्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 8 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए वैश्विक रैंकिंग शीर्ष 500 में शामिल होना आवश्यक है। तो ये आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, 1 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के मध्य मौजूदा किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, महिला बाइक अभियान यशस्विनी के संबंध में विकल्प कौन सा तथ्य सही नहीं है, पूछा गया है। तो दोस्तों इस अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2023 को एकता नगर गुजरात में हुआ है। दूसरा कहता है, ये अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महिला वाइकर्स द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट कहता है, इस अभियान में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सहयोग प्रदान किया है। नेक्स्ट कहता है कि ये अभियान की शुरुआत 3 टीमों द्वारा की गई है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अभियान में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सहयोग प्रदान किया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके प्रश्न को आगे बढ़कर देखते हैं। इसमें भी तीन पॉइंट आपके दिए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अक्टूबर 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। दूसरा कहता है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, राज्यों में तमिलनाडु में वर्ष 2022 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। चौथा पॉइंट कहता है, राज्यों में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की रही है। तो दोस्तों ये आपका सभी सही हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला है 31 अक्टूबर 2023 को किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल किया गया है? तो ये आपका ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है दोस्तों, रेफरेंस फ्यूल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, 26 अक्टूबर 2023 को इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित भारत का पहला ये रेफरेंस फ्यूल्स लॉन्च किया गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है, दूसरा आपका पॉइंट है, रेफरेंस फ्यूल्स मैसोलिन पेट्रोल और डीजल क्षेत्रों में वेरिएंट उपलब्ध होगा। सी कहता है कि रेफरेंस गैसोलीन ईंधन का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में होगा और रेफरेंस डीजल ईंधन का उत्पाद पानीपत रिफाइनरी में होगा। तो उपरोक्त कथनों पर विचार करना है। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे, सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोवो डीम्स यूनिवर्सिटी घोषित किया है। ये संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1878 में स्थापित किया गया था, 1878 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको डिटेल PDF में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2023 में जारी फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पूछा गया है। तो सही कौन सा नहीं है? तो आपका डी सही नहीं है। यह है, रेटिंग्स में डुंजो और ऊबर ने 10 में से 0 अंक प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसको देख लेते हैं।
तो अगला दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये भी आपका ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। केवल ए अर्थात पहला सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नवंबर 2023 में जारी एड लव यू हुरुन इंडिया फिनैंथ्रॉपी लिस्ट 2023 किसे दानदाताओं की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों आपका शिव नाडर आंसर हो जाएगा। शिव नाडर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये कहता है कि अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की किस धारा के अंतर्गत आपका विरुद्ध संगठन घोषित किया है? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, धारा 3 फर्स्ट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वीरांगना दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तथ्य देख लेते हैं। तो पहला तथ्य दिया गया है, अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्मारक और उद्घाटन का भूमि पूजन किया है। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 1 करोड़ रुपए होगी, तो ये सब गलत हैं। सी आपका ये लगभग 31 एकड़ में विस्तारित होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल्स आपको देख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं को शिलान्यास लोकार्पण किया है? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19,260 करोड़ रुपए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह है अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? तो ये लखनऊ और वाराणसी 2 शहर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह है 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। दूसरा कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात दूसरा वाला वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अजय के नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है 8 नंबर क्वेश्चन। यह है अक्टूबर 2023 को देश भर में, ये 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। दूसरा कथन है, इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। तो इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ये दोनों आयोजन किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये कहता है कि 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों ये आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 नहीं 4 दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। दूसरा, जोधपुर हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी और जोधपुर से नई दिल्ली जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IPS के सहयोग से रिपोर्ट जारी की है। दूसरा कहता है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग यानी वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। तो ये दोस्तों दोनों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन दिया है 25-26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस दौरान पहला सी 295 परिवहन विज्ञान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो इसका केवल 2 वाला ऑप्शन यानी 2 आपका सही होगा, 1 आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सितंबर 2023 में शुरू किया गया आपका अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को शुरू किया गया है? तो दोस्तों कुल 54 विद्यालयों को शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में कौन सा तत्व सही नहीं है? पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला पॉइंट इसका दिया गया है प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बी ऑप्शन कहता है कि हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, या कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत। इसका तो सही ऑप्शन इसका दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल्स फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। दूसरा आपका पॉइंट दिया है ये मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तीसरा कहता है इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी शुरू किया है। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन कहता है 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में निम्न में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा गया है। सही नहीं के क्रम में देखें तो पहला पॉइंट है 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दूसरा बी ऑप्शन कहता है कि ये आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ये आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कहता है प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया है, ये भी सही है। डी कहता है इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समाहित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो पूछा गया है आपका सही नहीं है पूछा गया है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1500 का लक्ष्य नहीं रखा गया है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ये है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा आपका पॉइंट कहता है इसका मुख्य विषय अमृतकाल में पुलिसिंग है। उपरोक्त कथनों पर कौन सा विचार करना है कि कौन सही है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन केवल 2 वाला सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर तो दिया है सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। ये कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में कौन सा तत्व सही नहीं है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही नहीं है। 95,700 F यानी ODF प्लस गाँव में 4,306 गाँव ODF आदर्श गाँव हैं, तो ये आपका सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कुल वो रेलवे परियोजनाएं दोस्तों हैं 6,350 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान 128वां संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 33% आरक्षण ये प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका मुंबई में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका प्रश्न जो दिया गया है ये 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है?
तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सऊदी अरब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा कहता है इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था। तीसरा कहता है इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की अस्थायी सदस्यता मिली है। चलिए इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा इसका इतिहास लिख दिया गया है, तो आपको पीडीएफ से पढ़ लेना है। चलिए हाँ देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो ये दोस्तों रामनाथ कोविंद समिति गठन की गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति आपकी पाथेर पांचाली महोत्सव का उद्घाटन फिल्म रही है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 11 अगस्त 2023 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये आपका राष्ट्रपति ने प्रदान की थी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 11 अगस्त 2023 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की? तो दोस्तों उसका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु इसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। तो दोस्तों महेश चंद पंत के पैनल में गठन किया गया है, यानी इनकी सदस्यता में, इनकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला दोस्तों आता है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं पूछा गया है? तो इसमें यह है, अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है और आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे और आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में 5 वर्ष के होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये कहता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन आता है, ये अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन कहता है ये अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करता है। ये सी कहता है इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है और इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर लेना आवश्यक नहीं है। तो ये वाला आपका गलत हो जाता है क्योंकि आधार नंबर लेना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है कि 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहरा, मेहर और महारा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये प्रश्न कहता है ये मिशन अमृत सरोवर के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा गया है। तो तथ्यों की अगर बात करें तो आपका ये बी वाला तथ्य सही नहीं है। इसमें है ये मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया, ये आपका सही नहीं, बाकी सभी सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों भोपाल में हुआ, भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगस्त 2023 में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों गांधीनगर गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अर्थात एमआरआई स्कैनर को लॉन्च किया है। ये स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विकास के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका बाक्सप्लेस ग्रिड, ये आपका बाक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जो 55 विकसित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया गया है, चलचित्र यानी संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये तथ्य आपके दिए गए हैं, जिसमें आपका बी विकल्प सही नहीं है, अर्थात ये बी विकल्प है, चलचित्र अधिनियम 1954 संशोधन करता है। बी आपका सही नहीं है, बाकी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना के समूह बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो तथ्य सही नहीं हुआ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये इन 6 परियोजनाओं में त्रिपत्तम पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय तथा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों असम राज्य हो जाएगा। असम राज्य हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न कहता है, 11 अगस्त 2023 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वाल का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों ये चरणजीत सिंह ने किया है। चरणजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये डिटेल से आपको दिया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 4 नए जिलों और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। गठित किए जाने वाले 4 नए जिलों के विकल्प में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये आपका डी है, कार्बी आंगलोंग जो है ये शामिल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये आपका दोस्तों बी वाला तथ्य सही नहीं है, अर्थात इस स्मारक में 15,000 गाँव और 200 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये दोस्तों आपका विकल्प दिया गया है और विकल्प में आपका डी विकल्प सही नहीं है। डी विकल्प आपका, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में 7.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष स्वतः 10% की वृद्धि करने का प्रावधान है। 10% वृद्धि का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा से संबंधित निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। तो आपका कथन दिया है, वो 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस में आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा आपका है, उनकी यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न इस प्रकार है, दक्षिण एशिया का पहला जो रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट आपका है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह है उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से है। दूसरा कहता है इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 30वीं वर्षगांठ पर किया गया। और उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है। और एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में इसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उप वर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये दोस्तों न्यायमूर्ति जी रोहिणी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीकर राजस्थान में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तत्व सही नहीं है। तो ये आपका दोस्तों विकल्प हो जाएगा बी विकल्प आपका हो जाएगा, जो कि ये कहता है कि उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया एस लॉन्च की है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन देता दिया है 2 जून 2023 को ओडिशा में बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन के पास भीषण भीषण रेल दुर्घटना हुई है। तो दोस्तों वो स्टेशन का नाम है महानगा बाजार रेलवे स्टेशन। महानगा बाजार रेलवे स्टेशन का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और डिटेल से इसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।